वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात करूँगी कुंडली के 12 भावों के लग्नों के बारे में क्योंकि देखिए मैरिज लाइफ आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आए दिन डिवोर्स होते रहते हैं, लेकिन ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। लेकिन कई बार हमारी कुंडली ही हमारा प्रारब्ध है। अब हमने प्रारब्ध में कैसा कर्म किया है उसके हिसाब से ही हमें लगन मिलता है, और उसके हिसाब से ही हमारे 7th हाउस का लॉर्ड की कंडीशन पता चलती है। क्योंकि 7th हाउस हमारा लाइफ पार्टनर है। हमारी कुंडली से ही पता चल जाता है कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा या हमारे लिए बुरा साबित होगा। क्योंकि आपने देखा है कि कई बार आपका जीवन साथी ही आपका मार्केश बन के खड़ा हो जाता है, इसलिए इस हाउस को मार्केश हाउस भी कहा जाता है और पार्टनर का हाउस भी कहा जाता है। बिजनेस पार्टनर अगर हमें देखते हैं तो वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं कि हमारा बिजनेस पार्टनर कैसा होगा। तो चलिए आज मैं आपसे इस बात ही पे डिस्कस करूंगी कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। 12 लग्नों के अनुसार मैं आपको आज बताऊंगी कि ऐसे क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि कई बार छोटे छोटे उपाय भी बहुत ही कारगर साबित हो जाते हैं। क्योंकि विवाह एक आज के टाइम में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो। शादी क्या है आज के टाइम में, ये पहले एक सुख के रूप में देखा जाता था। माता पिता अपनी बेटी को एक टाइम के बाद विवाहित पति जब दो लोगों का विवाह होता था तो एक लगता था कि दो परिवार जुड़ रहे हैं। तो कहते थे कि पहले के लोगों का ये मानना होता था कि हमने अपने बच्चों की शादी की है तो हमारा परिवार बढ़ गया है। जिस तरह बेटा होने से परिवार बढ़ता है, तो ऐसे ही जब दो लोगों का घर जुड़ते हैं, दो लोग आपस में मिलते हैं, तो समझिए कि उस परिवार के लोगों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि आज के टाइम में मोस्टली या तो लव मैरिज हो जाती है, और अगर अरेंज मैरिज भी हो रही है तो वहाँ शादी के बाद लड़का लड़की अलग होते हैं। मेन तो बात है कि उन दोनों के विचार ही नहीं मिलते। परिवार के विचार तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि दोनों के ऊपर ही डिपेंड होता है, पति पत्नी के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो जब उन दोनों के विचार मिलेंगे तभी तो वो परिवार के लोगों को एक साथ रख सकते हैं। लेकिन जब उन दोनों के ही विचार नहीं मिलते तो वो परिवार को एक साथ कैसे जोड़ेंगे। क्योंकि दो ऐसे ही ये व्यक्ति होते हैं जो परिवार को जोड़ के रखते हैं, और इन्हीं की वजह से परिवार जो जुड़ा हुआ होता है वो भी डिस्प्यूट हो जाता है। चलिए आज मैं बताऊंगी कि आपको अपने जीवन साथी को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि छोटे छोटे उपाय करके ही कई बार हम अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर हम कुछ उपाय आपको बताने के लिए आ जाए हैं, यदि पति पत्नी के बीच कोई मैरिज लाइफ में परेशानी चल रही है तो और यह कोई दोष है आपकी कुंडली के अंदर, तो पहले अपनी मैरिज लाइफ से पहले अपने लाइफ पार्टनर को जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए आप अक्सर क्या होता है कि हम कुंडली मिला लेते हैं। भाई हमारी शादी के टाइम मोस्टली कुंडली मिलाई जाती है। अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकल रूप में बता देते हैं कि देखिए उसकी कुंडली दिखाई, आपको पता होता है मोस्टली आज के टाइम में कि आपकी कौन सी राशि है या कौन सा लगन है। लेकिन क्या होता है कि हम क्या है कि 7th हाउस हमारा मार्केश भी है, हमारा लाइफ पार्टनर भी, हमें बिजनेस पार्टनर भी। अगर आपको अपना लाइफ पार्टनर को हैंडल करना आ गया, आपके बिजनेस पार्टनर को हैंडल करना आ गया, तो आपसे बड़ा समझदार व्यक्ति कोई नहीं होता। क्योंकि देखिए अपने आप को, पहली बात तो हमें ये होता है कि पहले अपने आप को समझे, और हम कहाँ होते हैं अपनी कुंडली के 1st हाउस यानी कि लगन में। हमारे अपोजिट बैठता है 7th हाउस यानी कि हमारा लाइफ पार्टनर। पहले हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हमारा नेचर क्या है, उसके बाद हमें अपने लाइफ पार्टनर का नेचर पता होना चाहिए कि हमारा लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किस बात पे रिएक्ट कर सकता है, किस बात पे नहीं। चलिए आज मैं आपको कुछ उपाय ऐसे बताऊंगी, 12 लग्नों के हिसाब से 12 लग्नों के उपाय बताऊंगी कि आप कुछ हद तक अपने लाइफ पार्टनर, अपनी मैरिज लाइफ को संभाल सकते हैं। देखिए प्रथम भाव जो होता है हमारी कुंडली का, वो हम होते हैं, यानी कि वो आपके बारे में बताता है। भाव जिस राशि का भी हो, चाहे वो मेष राशि का हो, चाहे किसी भी राशि का हो, आप पहले अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में
किस भाव की राशि आ रही है, उसका नेचर समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद उस लगन की मानी जाती है कि आपका लगन क्या है, लगन में क्या पड़ता है, कौन सी राशि पड़ रही है, ताकि आपका विवाहित जीवन सुखमय हो सकता है। आज मैं आपसे बात करती हूँ मेष लगन के बारे में, कि मेष लगन के व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए ताकि उनकी मैरिज लाइफ अच्छी हो सके। मेष लगन के लिए जो दाम्पत्य सुख का कारक होता है शुक्र। अब शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी का कारक है, अट्रैक्शन का कारक भी है, और मैरिज लाइफ में सुख का कारक भी शुक्र ही माना जाता है। कहते हैं कुंडली में शुक्र की कंडीशन अच्छी है तो आपके जीवन में वैवाहिक सुख भी अच्छा होगा, आपकी लाइफ में जीवन में तमाम खुशियाँ होंगी जो एक मैरिज लाइफ में होनी चाहिए, राइट। तो मेष लगन वालों के लिए शुक्र सप्तमेश होते हैं। अब सप्तमेश को हैंडल कैसे किया जाएगा? ये लोग विवाहिक सुख को पाने के लिए नियमित रूप से ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? मेष लगन वालों को अपने विवाहिक सुख को पाने के लिए यानी कि गाय को नियमित रूप से गाय को चारा खिलाना चाहिए, पक्षियों को चावल देने चाहिए, और अगर कोई स्त्री है तो उसको पार्वती को समर्पित किया हुआ सिंदूर अपने माथे पे लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन वालों के लिए दाम्पत्य सुख के लिए सप्तम भाव का कारक होता है मंगल। तो उनको वृषभ लगन वालों को अपने शयन कक्ष में हमेशा एक लाल कपड़े के अंदर सौंफ बांध कर रखनी चाहिए, और इसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। देखिए कुछ हद तक तो आपके मैरिज लाइफ में सुधार होगा ही, क्योंकि सामने शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, काफ़ी क्रिटिकल ये सिचुएशन हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन लगन के बारे में। जब हम मिथुन लगन की बात कर रहे हैं तो मिथुन लगन वाले कैसे होते हैं? काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और डबल पर्सनैलिटी पर्सन्स भी होते हैं, क्योंकि मिथुन का आपने फेस देखा है कि मिथुन लगन वाले कैसे होते हैं। इंटेलिजेंट तो होते हैं क्योंकि बुध है, तो बुध ज्ञान के कारक भी हैं। तो अब सप्तम भाव की बात करते हैं तो इनके सप्तम भाव में कौन सी राशि आती है? बृहस्पति की राशि आती है। बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि बुध के अंदर जहाँ नादानियाँ होती हैं वहीं बृहस्पति के अंदर समझदारी होती है। क्योंकि बुध के अंदर चंचलता है सप्तम, और बृहस्पति के अंदर उतना ही ठहराव होता है, उतना ही ज्ञान कारक दोनों है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं जब दो इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, वो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर सामने वाला कहे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ भाई और सप्तमेश कहे कि मैं मूर्ख हूँ तो बात चल जाती है। लेकिन जब दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप चलिए आपने 7th हाउस को कैसे ठीक कर सकते हैं? मिथुन लगन वालों के लिए गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, और इस दिन एक समय ही साथ में भोजन करें, और साथ ही शिवलिंग पर चने की दाल को अर्पित करना चाहिए। देखिए ये उपाय बताने का मतलब है कि कुछ हद तक आप अपने लाइफ पार्टनर को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इन इष्ट देव की या किसी की सेवा करके आप अपने मैरिज लाइफ को सुखमय भी बना रहे हैं। आज के टाइम में सिचुएशन क्या है कि पति पत्नी दोनों ही एजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, जब जैसे मैंने मिथुन लगन वालों के लिए बताया कि जब दो व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं तो वहाँ आर्गुमेंट्स शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, वो कहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो यही सिचुएशन है कि आज के टाइम में ये डिवोर्स के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, परिवारों में अलगाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैरिज लाइफ एक सुखमय लाइफ ना कहला के एक समझौता बन के रह गई है। कहीं पति को प्रॉब्लम है तो कहीं पत्नी को प्रॉब्लम है। लेकिन अगर दोनों ही ये सोच के कि चलो ऐसे गाड़ी नहीं चलती जीवन की, क्योंकि जब दो लोगों का एक साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोचो कि अगर ये वैवाहिक जीवन में अगर परमात्मा ने आपको जोड़ा है तो कुछ अच्छे के लिए जोड़ा होगा। क्योंकि आज जब दो लोग मिलते हैं तो किसी तीसरे का सर्जन होता है, यानी कि परिवार सृष्टि की रचना ही दो लोगों से मिलके की जाती है। तो अगर आपको परमात्मा ने दो लोगों को साथ जोड़ा है तो ये सोचिए कि आपको एक नई चीज़ की उत्पत्ति के लिए जोड़ा है। चलिए अब बताती हूँ कर्क लगन वालों के लिए। सप्तम भाव का कारक शनि है। कर्क यानी कि चंद्रमा, सप्तम भाव यानी कि शनि।
शनि न्याय के भी कारक हैं, धर्म के भी कारक हैं। तो चंद्रमा के अंदर क्या होती है? चंचलता होती है। देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ लगन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें सबसे बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। ये मैं लगन के अकॉर्डिंग आपको उपाय बता रही हूँ कि किस लगन के लोगों को क्या उपाय करना है। देखिए, हमारे नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और हमारा सप्तमेश या लग्नेश किसके साथ संबंध बना रहे हैं, इसके हिसाब से भी हम उपाय करते हैं। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको जो उपाय बता रही हूँ वो लगन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग फिर बाद में आर्गूमेंट्स करते हैं, जी आपने तो ये उपाय बताया था, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ लगन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि किस लगन के व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए ताकि कुछ फ़र्क पड़े। कारक लगन के लिए, क्योंकि सप्तम भाव का कारक शनि होता है, अधिकांश मामलों में ऐसे लोगों का जो जीवन का जो होता है वो सुखमय नहीं कहा जा सकता। कारक लगन वालों के लिए मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि ऐसे में पति पत्नी मंगल शनि को ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, और वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि शनि को कोई हैंडल कर सकता है तो वो मंगल ही है, वरना किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शनि के साथ तालमेल बिठा पाए। तो इसीलिए क्या होता है कि चंद्रमा के अंदर चंचलता है, तो चंद्रमा उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता। तो चंद्रमा सामने है, की कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, सामने शनि। तो ऐसे में जब हम कुंडली के अंदर भी ये योग होता है, शनि या चंद्रमा एक साथ होते हैं, तो हम कहते हैं विष योग हो गया। तो जब दोनों ही अपोजिट इस तरह के लोग हैं, कर्क लगन वालों की मैरिज लाइफ इसलिए ज़्यादा क्रिटिकल मानी जाती है, क्योंकि एक प्रकार से आपके वैवाहिक जीवन क्या हो रहा है, आप वो संबंध में क्या विष घुल रहा है। फिर आप सप्तमेश की कंडीशन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सप्तमेश का जो नक्षत्र होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर शनि है तो गलत ही होगा। थोड़ा सा नक्षत्र भी चेक कर लीजिए कि सप्तमेश और लगन किस नक्षत्र पर बैठे हैं और किस लॉर्ड के साथ युति बना के बैठे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन अपने आप में ही एक राजा का लगन है, और डोमिनेट भी है, राजा है तो डोमिनेट भी होगा, न्याय का कारक भी है और काइंड हार्टेड भी होता है। तो ये तीनों खूबियाँ, वैसे तो राजा के अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं, लेकिन मैं आपको 3 ही खूबियाँ काउंट करवा रही हूँ। उसके बाद इनके 7th हाउस, अब 7th हाउस में फिर शनि की राशि आती है सिंह लगन वालों के लिए। ऐसे लोगों को शनि पुष्य नक्षत्र जब होता है तो नाव की कील को कछल्ला बनाकर अपनी मिडिल फिंगर में पहन लेना चाहिए, क्योंकि हमारी मिडिल फिंगर शनि की मानी जाती है, और शनि बिना मेहनत किए कुछ कभी किसी को देते नहीं है, और वो न्याय के कारक भी हैं। तो नेचुरल सी बात है कि वो, और सामने एक शनि और सूर्य का जो संबंध होता है पिता पुत्र का भी बन जाता है। तो ऐसे लोग कितना भी झगड़ा करें, लेकिन सामने तीसरा बंधन का फायदा कभी नहीं उठा पाता है, क्योंकि शनि हमेशा कहते हैं कि जो भी कहते हैं कि न्याय से काम करो। तो हो सकता है इनका लाइफ पार्टनर इन्हें जब किसी चीज़ के लिए टोकता हो तो इन्हें बुरा लगता हो, लेकिन वो कहता होगा कि इस काम को आप किसी को कुछ कर रहे हो, कुछ दे रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ रह के काम कीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं कन्या लगन। फिर आया बुध का लगन, कन्या लगन यानी कि बुध का लगन है। इनका फिर वही कॉम्बिनेशन हो गया जो मिथुन लगन वालों का था। तो यहाँ भी सप्तम हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं। अब फिर वही कॉम्बिनेशन कि बृहस्पति का काम क्या होता है, तो ज्ञान के कारक हैं, और बुध भी ज्ञान के कारक हैं। कहीं ना कहीं बहुत चुलबुले होते हैं ऐसे लोग, मस्तीखोर लोग होते हैं। चलिए, हंसमुख नेचर के माने जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए, साथ ही गुरुवार को केले का पौधा कहीं ना कहीं लगाना चाहिए। महीने में 6 महीने बाद इनको एक केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हो सके पॉसिबल तो बृहस्पतिवार के व्रत भी लग सकते हैं।